नमस्ते, आप सुन रहे हैं प्रेम अनमोल होता है वाणी। मैं हूँ आपकी होस्ट वाणी। आज आप सुनेंगे राशील का निर्देश जिसने मेरे पापा की पहली हवाई यात्रा तय कर दी, दादी का संकोची निर्णय जिसने हमारी लंबी यात्रा को सकारात्मक बना दिया, पापा का भावुक आंसू जो स्वप्निल ने पोंछा और भाभीियों की वो शरारत जिसने मुझे लाज से झुका दिया। लंबी यात्रा और दादी का निर्देश। अनिवार्य यात्रा। विवाह में केवल 11 दिन बचे थे, पर स्वप्निल ने बताया कि हमें और पापा को कार से जालंधर चलना होगा क्योंकि पराग भैया वापसी में भारत दर्शन करते हुए लौटेंगे। पापा की सहमति। पापा ने स्वास्थ्य का बहाना बनाकर जाने से मना किया, लेकिन राशील के बुरा मानने की बात पर स्वप्निल ने तुरंत उनकी फ्लाइट टिकट करवा दी। एकांत पर रोक। मुझे उम्मीद थी कि मैं और स्वप्निल अकेले होंगे, पर कार वसंता को चलानी थी। स्वप्निल ने हंसते हुए बताया, यह मेरा नहीं दादी का निर्णय है। वे नहीं चाहती कि विवाह को इतने से दिन रहने पर होने वाले वर वधू एकांत में मिले। पापा ने भी इसे अनुभवी निर्णय बताया। सकारात्मक प्रयोग और रोमांचक ज्ञान। चंचल मन। कार में मेरा मन चंचल हो रहा था। मैंने चोरी पकड़े जाने के डर से राशील के बारे में सोच रही थी, कहकर सफेद झूठ बोला। मस्तिष्क का अभ्यास। स्वप्निल ने मेरी गोद में लैपटॉप रखते हुए कहा, चलो हम इस समय का कुछ सकारात्मक प्रयोग करते हैं। उसने मुझे सुडोकू से लेकर न्यूरोनेशन और क्विंडोम जैसे मस्तिष्क अभ्यास वाले गेम सिखाए। निकटता की मिठास। लैपटॉप पकड़ने के बहाने स्वप्निल मेरे इतने करीब आ गया कि मुझे हर पल उसका स्पर्श अनुभव हो रहा था। मुझे लगा कि वसंता का साथ लेना ही अच्छा रहा, नहीं तो हमें इस ज्ञान और निकटता का लाभ नहीं मिल पाता। स्वास्थ्य का ध्यान। स्वप्निल ने हेल्थी स्नैक्स निकाल कर दिए और कहा कि हमें विवाह के लिए पूर्ण रूप से स्वस्थ बने रहना होगा। जालंधर का प्रेम और भाभीियों की शरारत। भावुक पल। जालंधर में राशील के घर पर हमारा आत्मीयता से आदर सत्कार हुआ। गुरुद्वारा में पराग और राशील के विवाह की रस्में दोहराई गईं। पापा भावुक हो गए, शायद उन्हें मुझे विदा करने का विचार आ रहा था। स्वप्निल का दिलासा। स्वप्निल तुरंत हमारे पास आया और पापा को गले लगाकर कहा, अंकल, आप कभी भी अकेला हुआ अनुभव नहीं कीजिएगा। आपका ये बेटा और बेटी वाणी हमेशा आपके साथ होंगे। छेड़छाड़। राशील की भाभीियों ने गिद्दा में मुझे खींच लिया। एक भाभी ने शरारती अंदाज में पंजाबी में कहा, असी वियाह तो बाद लाड़ी नू लाड़े नाल की ते किवे करना होता है, वो भी तुहानू सिखा के ऐथो भेजांगे। हम विवाह के बाद दुल्हन को दूल्हे के साथ क्या और कैसे करना होता है, वो भी आपको सिखाकर यहाँ से भेजेंगे। लाज से मेरी पलकें झुक गईं और मैंने इस छेड़छाड़ का भरपूर आनंद लिया। माँ के चरण। मुझे एहसास हुआ कि अलका मैम के कारण ही राशील अपने परिवार में ससम्मान लौट सकी है। मैंने उन्हें खोजकर उनके चरण स्पर्श किए और कहा, माँ आप मेरे लिए भगवान हो। अगले 7 दिन की चिंता। वापसी की यात्रा। वापसी में मैं राशील और परुष्णी के साथ पीछे बैठी। पराग और स्वप्निल ने थकान में भी बारी बारी से कार ड्राइव करके हमें सकुशल वापस पहुंचाया। निर्विघ्न विवाह की चाह। अब सामने केवल 7 दिनों में विवाह, उसकी तैयारियां और आयोजन ही बचे थे। मैं चाहती हूँ कि मेरा विवाह निर्विघ्न संपन्न हो जाए, पर जीवन में सब कुछ चाहा हुआ ही नहीं होता है। क्या विवाह में कोई अनचाहा विघ्न आने वाला है? उत्सुकता, प्रेम की निकटता और एक अप्रत्याशित बाधा का डर। प्रेम अनमोल होता है वाणी में आप सुनेंगे एपिसोड 69, जालंधर का निर्देश, गलतफहमी में लंबी यात्रा और भाभीियों की शरारत। अब तो हमारे विवाह को 11 दिन ही शेष रहे हैं। हमें कब चलना होगा? मैं चिंता में पड़ गई हूँ। वाणी, बाकी सब तो फ्लाइट से परसों जा रहे हैं, मगर हमें और अंकल को कार से कल ही निकलना होगा, स्वप्निल ने बताया है। ऐसा क्यों? हम भी फ्लाइट से क्यों नहीं चल रहे हैं? मेरी चिंता और बढ़ गई है। भाभी और भैया वापसी में भारत दर्शन करते हुए कार से ही लौटना चाहते हैं, इसलिए भैया ने हमें कार से पहुंचने के लिए कहा है, स्वप्निल ने कारण बताया है। मैं पापा से पूछ लेती हूँ, वे क्या कहते हैं। मैं आपको बताऊंगी। पापा जालंधर जाने के लिए तैयार होंगे और विवाह के ठीक पहले मुझे अनुमति देंगे, इसमें मुझे संदेह है। आप उन्हें बता दो, जालंधर नहीं जाने का अंकल और आपके पास विकल्प नहीं है, स्वप्निल ने एक तरह से निर्देश दिया है। मैंने पापा से प्रोग्राम के बारे में बात की तो वे मुझे भेजने या स्वयं हमारे साथ चलने के पक्ष में नहीं है। राशील बुरा मान जाएगी। मेरे बताने पर उन्होंने मुझे तो अनुमति दे दी है, लेकिन स्वयं जाने में असमर्थता बताई है। मैंने स्वप्निल को कॉल लगाया है।
स्वप्निल पापा का कहना है, इतने दूर जाने आने और प्रोग्राम में हिस्सा लेने से उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। वे मेरे विवाह में अस्वस्थ हो जाने का कोई खतरा नहीं लेना चाहते। वे जालंधर जाने को तैयार नहीं हैं, मैंने बताया है। ठीक है, मैं उनकी भी फ्लाइट टिकट करवा देता हूँ। स्वप्निल ने मार्ग निकाल लिया है। ऐसे पापा की पहली हवाई यात्रा तय हुई है। मैं भी मन ही मन प्रसन्न हूँ। इसका प्रथम कारण है, मुझे जालंधर में राशील के मायके वालों के साथ रहने का अवसर मिलने वाला है। साथ ही स्वप्निल के साथ लंबी यात्रा की कल्पना से भी मैं रोमांचित अनुभव कर रही हूँ। अब तो मेरे मन में मधुर मधुर कल्पनाओं का क्रम चल पड़ा है। कल्पनाएं ही जब इतनी मधुर है तो उनका साकार होना मुझे कितना आनंददायी होगा। विचार करते हुए मैं हर क्षण रोमांच अनुभव करती रही हूँ। अगले दिन स्वप्निल मुझे पिक करने आया है। मुझे आशा थी कार में स्वप्निल और मैं ही होंगे। हुआ इससे अलग है, कार वसंता को चलानी है। जब वसंता मेरा सूटकेस डिक्की में रख रहा है, तब स्वप्निल ने बताया, हमें जालंधर पहुंचा देने के बाद वसंता ट्रेन से वापस आ जाएंगे। जालंधर से वापसी में पराग भैया और मेरे होने से तब हमें वसंता की सेवाएं नहीं चाहिए होंगी। हमें साथ देखकर पास के घर के दरवाजों और खिड़कियों पर मेरे होने वाले वर को साक्षात देखने को उत्सुक लोगों की टकटकी स्वप्निल पर लग गई है। इससे मुझे गर्व अनुभव हो रहा है। हाँ, सुरक्षित यात्रा के लिए आपने यह अच्छा निर्णय किया है, मुझे कहना पड़ा है। यह मेरा नहीं, दादी का निर्णय है। वे नहीं चाहती कि विवाह को इतने से दिन रहने पर होने वाले वर वधू एकांत में मिलें, स्वप्निल ने हंसते हुए कहा है। दादी जी नहीं जानती कि हम सामान्य से अलग प्रकार के लड़का लड़की हैं, जो अकेलेपन का कोई लाभ नहीं उठाते हैं। मैं भी दिखावटी रूप से हंस रही हूँ। हाँ बेटे, आपकी दादी अनुभवी हैं। उन्होंने ये करके मेरी चिंता भी दूर कर दी है। ये पापा का स्वर है, जो कब हमारे पीछे आ गए हैं हम जान नहीं पाए हैं। मैं झेप गई हूँ। फिर हम दोनों ने एक साथ ही उनके चरण छुए हैं। जुग जुग जियो। उन्होंने आशीर्वचन के साथ हमें विदा किया है। हमारे बैठते ही कार गंतव्य की दिशा में प्रस्थित हो गई है। मैंने अपने चंचल हो रहे मन को समझाया है, थोड़ा धीरज रख लो, अब 10 दिन ही बचे हैं। फिर तो आपस में जो चाहते हो वो सब करने का अधिकार और स्वतंत्रता दोनों को मिल जाने वाली है। वाणी, क्या सोचने लगी हो? मुझे स्वप्निल का स्वर सुनाई दिया है। मुझे लगा जैसे मैं चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई हूँ। राशील के बारे में सोचने लगी थी। चौंकते हुए मैंने सफेद झूठ कहा है। आपने कभी सुडोकू पजल सॉल्व की हैं? स्वप्निल ने अपना लैपटॉप खोलते हुए पूछा है। बहुत नहीं, थोड़ी ही बार कभी कभी की है, मैंने बताया है। हमें लंबी दूरी तय करना है, चलो हम इस समय का कुछ सकारात्मक प्रयोग करते हैं। कहते हुए स्वप्निल ने लैपटॉप में ऑनलाइन सुडोकू ओपन कर लिया है। उसने लैपटॉप मेरी ओर बढ़ाया है। मैं नहीं, आप सॉल्व कीजिए, मैं देखकर ही समझने का प्रयास करूंगी, मैंने कहा है। तब स्वप्निल ने अपना सीट बेल्ट खोल दिया और वो मेरी ओर खिसक कर बैठ गया है, ताकि लैपटॉप स्क्रीन को मैं सरलता से देख सकूं। फिर स्वप्निल ने मुझे बताते हुए सुडोकू सॉल्व करना आरंभ कर दिया है। मैंने लैपटॉप की पोजीशन एडजस्ट की है। अब उसका आधा हिस्सा मेरी और आधा हिस्सा स्वप्निल की गोद में है। यह मेरे लिए अधिक सुविधाजनक रहेगा, मैंने इस तरह दर्शाया है। इससे हम दोनों बहुत करीब हो गए हैं। मेरे कंधे से पांव तक में स्वप्निल का स्पर्श अनुभव हो रहा है। हमारा एक साथ लैपटॉप पर काम करते दिखना वसंता को असहज नहीं कर रहा है। जालंधर की इस यात्रा में मैं स्वप्निल के एक और नए रूप को जान रही हूँ। सुडोकू से तो मैं थोड़ी परिचित भी है, मगर स्वप्निल ने इसके आगे के क्रम में मेरे लिए अपरिचित नए नए गेम क्रमशः न्यूरोनेशन, वर्डले, लूमोसिटी, क्वीनडोम और ब्रिंगल भी इसी प्रकार खेलते और मुझे सिखाते हुए खेले हैं। ये सभी मस्तिष्क अभ्यास की दृष्टि से अच्छे गेम हैं। स्वप्निल सरलता से सभी गेम खेल रहे हैं, जबकि मेरे लिए ये अत्यंत कठिन है। स्वप्निल मुझे सिखाते जा रहे हैं और मेरा उत्साह बढ़ाते हुए मुझे भी खेलने को प्रेरित कर रहे हैं। ऐसे हम कभी खिड़की के बाहर के दृश्यों का आनंद लेते, कभी आपस में सटे हुए बैठकर लैपटॉप, मोबाइल पर कोई गेम खेलते हैं। बीच बीच में स्वप्निल अपने साथ लाई हुई कुछ खाने पीने की सामग्रियां निकाल लेते हैं। हम भी खाते पीते हैं और वसंता को भी उनके सेवन का सुख मिलता है। स्वप्निल ने इन भोज्य सामग्रियों का चयन भी अच्छी सोच समझकर किया है। वाणी, ये सभी हेल्थी भोज्य सामग्रियां हैं। थोड़े ही दिनों में हमारा विवाह होने जा रहा है। हमें अपने विवाह में पूर्ण रूप से स्वस्थ बने रहना होगा। कुछ भी करते और खाते पीते हुए हमें इस बात का ध्यान रखना है, स्वप्निल ने कहा है। हाँ, यह आवश्यक है। हम इतनी लंबी यात्रा कर रहे हैं। राशील के घर में भी पार्टी वाला खानपान ही मिलना है।
हमें इन सब में संतुलन तो बनाना ही होगा। मेरी केयर करने के स्वप्निल के गुण से मैं पहले ही परिचित हूँ। स्वप्निल ने स्कूल कॉलेज के समय में अवश्य बड़ी भूल की थी, किंतु आज जो वो है, उसे जीता जागता आदर्श पुरुष बताने में मुझे थोड़ी भी अतिशयोक्ति नहीं लग रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि वसंता का साथ ले लेना एक अच्छा निर्णय है। अन्यथा स्वयं कार चलाते हुए स्वप्निल मेरे साथ इतना आनंद न स्वयं उठा पाते और न ही इस समय और साथ की सार्थकता मुझे इस रूप में ज्ञात होती। हम जालंधर पहुँच गए हैं। हमारी यह सुखद लंबी यात्रा मुझे पलक झपकते ही बीत गई प्रतीत हो रही है। राशील के घर पर हमारा आत्मीयता से आदर सत्कार किया जा रहा है। मुझे लग रहा है जैसे मैं राशील की जैसी ही उनकी बेटी बहन हूँ। 4 घंटे बाद मेरे पापा, मैम एवं अन्य सभी आ गए हैं। राशील का घर और घरवालों का हृदय विशाल है। उनके घर और हृदय में सबको सुविधाजनक और सम्मान का स्थान सुलभ मिल रहा है। उनके अनेकों अन्य सगे संबंधियों का आगमन भी हो रहा है। सभी आगंतुक राशील, नवासी और दामाद से मिलते हुए गर्व अनुभव कर रहे हैं। सभी का स्नेह हम पर भी कम नहीं बरस रहा है। राशील के वर्षों बाद गृह आगमन पर रखा गया आयोजन किसी विवाह आयोजन से कहीं कम नहीं है। गुरुद्वारा में जिस तरह रीतियां संपन्न की गईं, उससे प्रतीत हो रहा है जैसे पराग राशील का विवाह आज ही हो रहा है। विवाह की 4 प्रार्थनाएं, लावण गायन विधिवत किया गया है। पराग राशील ने गुरुद्वारा के 4 लवण फेर लगाए हैं। पराग और राशील, उनके पापा हरभजन के परिवार की स्नेहछाया में अभिभूत हो रहे हैं। मैं अपने पापा के साथ रही हूँ। पापा भावुक हो गए हैं। वे शायद मेरे विवाह की कल्पना कर रहे हैं। शायद सोच रहे हैं माँ एवं भैया को खोने के बाद एकमात्र बची उनकी परिजन बेटी को उन्हें विदा करना होगा। मैंने उनके अश्रु पोंछे हैं। उनका सिर अपने कंधे से लगा लिया है। स्वप्निल ने ये होते देखा है। वह हमारे पास आ गया है। अंकल, आप कभी भी अकेला हुआ अनुभव नहीं कीजिएगा। आपका ये बेटा और बेटी वाणी हमेशा आपके साथ होंगे। स्वप्निल ने पापा की हृदय में क्या चल रहा है उसे समझते हुए कहा है। आप मेरे बेटे नहीं दामाद ही बने रहना। मैं आपको बेटा चाहकर भी नहीं मान सकूंगा, क्योंकि जो मेरा बेटा है उसे मैंने खो दिया है। मैं आपको कभी खोना नहीं चाहूंगा। पापा के रुंधे गले से भावुक शब्द निकले हैं। स्वप्निल ने उन्हें गले लगा लिया है। राशील के घर के बड़े से अहाते में गिद्दा भांगड़ा बहुत देर तक होता रहा है। राशील की भाभियों ने गिद्दा में मुझे भी खींच लिया है। मैंने कहा है मुझे गिद्दा नहीं आता है। भाभियों ने एक स्वर में कहा है, गिद्धा असी सिखा देंगे तुहानू। गिद्दा हम सिखा देंगे आपको। एक भाभी चुलबुली हूँ। उसने इसके आगे कहा, असी वियाह तो बाद लाड़ी नू लाड़े नाल की ते के वे करना होता है, ओ भी तुहानू सिखा के एथो भेजांगे। हम विवाह के बाद दुल्हन को दूल्हे के साथ क्या और कैसे करना होता है वो भी आपको सिखाकर यहाँ से भेजेंगे। यद्यपि मैं पंजाबी कम समझती हूँ, मगर भाभी की शरारती भाव भंगिमा से उनके शब्दों का आशय और अनुमान लगाते हुए उसकी कल्पना मुझे हुई है। लाज से मेरी पलकें झुक गई हैं। भाभियाँ सब एक होकर मेरे साथ इस तरह की और छेड़छाड़ करते रही हैं। मैंने मन ही मन इस छेड़छाड़ का भरपूर आनंद लिया है। पहले तो मुझे संकोच हुआ है, फिर बल्लेबाज के क्रीज पर जमने के बाद वाले प्रदर्शन की तरह मैं भी हर्षित होकर थिरकते रही हूँ और मैंने भरपूर आनंद लूटा है। अहाते के दूसरी तरफ भांगड़ा भी जोर शोर से चलता रहा है। मुझे स्मरण नहीं इसके पूर्व किसी भी अन्य समारोह में कभी भी मेरे हर्षोल्लास का स्तर इतना ऊंचा रहा है। सचमुच यह अभूतपूर्व है। सच में ये राशील का दुर्भाग्य रहा है। उसने इस परिवार घर से भागने के बाद क्या कुछ नहीं खो दिया था। अच्छा हुआ राशील के भाग्य ने पलटी ली है। आज वो ससम्मान और अपने स्वाभिमान सहित जालंधर और अपने स्नेही परिजनों के बीच लौट सकी है। मेरे मन में अलका मैम के प्रति असीम श्रद्धा उमड़ आई है। मैंने उन्हें खोजते हुए उनके चरण स्पर्श कर लिए हैं। उनकी प्रश्नात्मक दृष्टि का उत्तर मैंने दिया है, माँ आप मेरे लिए भगवान हो। उन्होंने आत्मीयता से मुझे गले लगा लिया है। जालंधर और राशील के परिवार ने मेरा मन मोह लिया है। मैंने सभी से मेरे विवाह में अवश्य आने का आग्रह करते हुए उनसे विदा ली है। वापसी की यात्रा में मैं परुष्णी और राशील के साथ पीछे की सीट पर बैठी हूँ। पराग और स्वप्निल दोनों भाई सामने बैठे हैं। उन्हें बारी बारी से कार ड्राइव करनी है। पूरे मार्ग में कभी राशील तो कभी मैं सोते रही हूँ। जब एक सोता तब परुष्णी को दूसरा गोदी में लिए रखता है। इस थकान में भी पराग भैया और स्वप्निल का कार चलाना मेरे मन में उनके लिए करुणा भाव उत्पन्न कर रहा है। वे भी पिछली कुछ रातों में कम ही सो पाए हैं। फिर भी दोनों ने अपना दायित्व अच्छे से निभाया है।
मेरे आशंका और भय को दूर करते हुए वे दोनों हमें एवं स्वयं अपने को सकुशल वापस ले आए हैं। मैम और पापा सहित सब पहले ही वापस आ चुके हैं। अब सामने और कुछ नहीं है। आगामी 7 दिनों में हमारा विवाह, उसकी तैयारियां और आयोजन ही तो बस होने हैं। फिर हम भी 2 शरीर 1 प्राण हो जाने वाले हैं। कौन चाहता है कि उसके मंगल, शुभ कार्य में कोई विघ्न आए? मैं भी तो यही चाहती हूँ, मेरा विवाह निर्विघ्न संपन्न हो जाए। जीवन में सब कुछ चाहा हुआ ही नहीं होता है, ऐसा ही अनचाहा आगे होने वाला है। जेमिनाई की समालोचना, रचनात्मक मार्गदर्शन और प्रस्तुति निर्देश। प्रिय श्रोताओं, एपिसोड 69 प्रेम की यात्रा, पारिवारिक बंधन और नियति की कहानी है। ये दिखाता है कि कैसे जीवन के सुखद पल भी अक्सर किसी अनपेक्षित मोड़ से पहले की शांति होते हैं। स्मरणीय यात्रा और बौद्धिक निकटता। रोमांटिक अपेक्षा बनाम वास्तविकता। वाणी की स्वप्निल के साथ एकांत यात्रा की कल्पना दादी की बुद्धिमानी के कारण पूरी नहीं हो पाती है। ये दिखाता है कि सच्चा प्रेम केवल शारीरिक निकटता में नहीं, बल्कि बौद्धिक और भावनात्मक संवाद में भी पाया जा सकता है। गेम्स के माध्यम से चरित्र का अनावरण। स्वप्निल का वाणी को मस्तिष्क आधारित गेम सिखाना उसके बुद्धिमान और देखभाल करने वाले चरित्र का एक नया पहलू दिखाता है। ये यात्रा केवल एक भौतिक दूरी तय नहीं करती, बल्कि दोनों के बीच की मानसिक दूरियों को भी खत्म करती है। जलंधर में भावनात्मक अनुभूतियाँ। पिता पुत्री का बंधन। पापा का वाणी के विवाह की कल्पना करके भावुक होना और स्वप्निल के साथ उनका संवाद बहुत ही दिल को छूने वाला है। नीरज जी का ये कहना कि वो स्वप्निल को बेटा नहीं बल्कि दामाद ही मानेंगे, उनके स्वाभिमान और प्रेम को दर्शाता है। राशील का पुनर्स्थापन। वाणी का राशील के परिवार के हर्ष और प्रेम को देखकर अलका मैम के प्रति गहरा सम्मान अनुभव करना कहानी में एक और भावनात्मक परत जोड़ता है। ये दिखाता है कि कैसे अलका मैम ने राशील को उसका खोया हुआ सम्मान और परिवार वापस दिलाया। अनचाहा मोड़ और रहस्यमय अंत। अशुभ का आभास। कहानी का अंत बहुत ही प्रभावशाली और रहस्यमय है। जब सब कुछ सही लग रहा होता है, तब सब कुछ चाहा हुआ नहीं होता जैसी पंक्तियां आगे आने वाले बड़े संकट का संकेत देती हैं। ये रोमांच और जिज्ञासा पैदा करता है। ऑडियो प्रस्तुति के लिए अंतिम मार्गदर्शन। वाणी का स्वर। उसके स्वर में पहले चिंता, फिर झेपने का भाव और अंत में प्रसन्नता और संतुष्टि का भाव हो। स्वप्निल का स्वर। उसका स्वर शांत और निर्णायक हो, फिर मस्किया और बुद्धिमान हो। पापा से बात करते समय उसके स्वर में सहानुभूति और आदर का भाव हो। पापा का स्वर। उनका स्वर भावुक, उदासी और गले से रुंधी हुई हो। पृष्ठभूमि संगीत, बीजीएम। यात्रा का दृश्य। संगीत हल्का फुल्का और रोमांटिक हो, जो धीरे धीरे बौद्धिक धुन में बदल जाए। जलंधर का दृश्य। संगीत जीवंत, उत्सवपूर्ण और पंजाबी लोकगीतों की तरह हो। भावुक क्षण। संगीत धीमा और भावपूर्ण हो, जिसमें एक पियानो या सारंगी की धुन हो। अंतिम पैराग्राफ। संगीत अचानक बंद हो जाए और फिर एक रहस्यमय, धीमी और चिंतित धुन शुरू हो जाए, जो आने वाले संकट का आभास दे। एपिसोड 69 समाप्त।